हेलो साथियों, सुयाना अकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स चल रहे थे और आज का जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का ये वीडियो लेक्चर रहेगा, इसका फाइनल वीडियो लेक्चर रहेगा क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो वीडियो रहेगा ये बिल्कुल आपके जो एमएससी और जो आपका बीएससी वाला जो पोर्शन है उसके जो फिक्स फॉर्मूले पढ़ते हैं आपके, है ना, तो फिक्स फॉर्मूले पढ़ते हैं उनका हम यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन देखने वाले आज हैं, है ना। फिक्स फॉर्मूले जो आपके फिक्स क्वेश्चन होंगे, जो आपको ऑप्शन देखना है उसका टिक लगाना, वो वाली चीज़ें आज सारे लिखने वाले। तो ये सारे की सारा जो आज वीडियो रहेगा वो किस पे रहेगा, याद करने पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट में करूँगा हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करूँगा, हाइड्रोजन एटम से स्टार्ट करूँगा। और हाइड्रोजन एटम के अंदर भी जो है, देखिए, एक तो हमने बोर एटॉमिक मॉडल तो कल पढ़ लिया था। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल के बाद में जब हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी जाती है, जो कि आपका मास्टर डिग्री का पोर्शन है, वहाँ से, है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कुछ पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अगर पूरा सॉल्यूशन अगर हाइड्रोजन एटम आप मास्टर डिग्री के अकॉर्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अपन अलग से क्लास लेंगे, है ना। लेकिन अगर उसको सोल्व करना चाहते हैं तो हमें कम से कम 3 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे हमारे। अगर पूरा सॉल्यूशन करते हैं हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम का तो 3 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। तो हमें उस सॉल्यूशन पे नहीं जाना, वो सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि उसके रिजल्ट क्या आते हैं और उस रिजल्ट में से आपको क्या दिमाग में रखना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इसके अंदर एच एटम प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बाई श्रोडिंगर मेथड, है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी होती है, तो इसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। किसमें लिखते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो है श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी जाती है। और जो इसका हैमिल्टोनियन लिखते हैं हम एस, वो हैमिल्टोनियन क्या लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं लेकिन क्या पता पूछ ले, है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये होता है माइनस, ये तो मोमेंटम वाले फॉर्मूले से आता ही है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या होगा, आर, थीटा और फाई के अंदर इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो आर वाले में जो इक्वेशन बनती है, अब आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। अगर आपको दिमाग में है कौन सा, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये तीनों पढ़ाए थे। इनमें रिलेशन भी देखे थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, ग्रेड, डाइवर्जेंस, डेल ऑपरेटर, डेल स्क्वायर ऑपरेटर, सारे मैंने आपको लिखवाए थे। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से जो इक्वेशन मिलती है, कैसे मिलती है, वो मिलती है, ये मिलती है 1/r² डेल ओवर डेल आर, अंदर फिर से 1/r² डेल ओवर डेल आर, देन उसके बाद सही, यानी कि ये एक इक्वेशन जो चलती है उसमें ये 2 टर्म आती है। ठीक है, सॉरी, r² ऊपर है ना, ये तो इसमें गलत हो गया, r² ऊपर है ना, लेकिन ये 1/r² में यहाँ पे, और यहाँ पे जिसके मल्टीप्लाई में है r²। ठीक है, एक टर्म तो कौन सी मिली, ये मिली रेडियल टर्म, जो रेडियस पे डिपेंडेंसी वाली टर्म है वो ये, और एक होती है एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंडेंसी वाली, जो थीटा वाली टर्म कहते हैं, उसको मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। वैसे वो क्या आती है, r² साइन थीटा, फिर उसके बाद उसको सोल्व करते हैं। देन उसके अंदर जब सॉल्यूशन करते हैं तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है किसकी मिलती है, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में मिलती है। तो L²/2mr², क्या मिलता है, L²/2mr², L²/2mr²। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हुआ, ये इसका काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट हुआ। इस काइनेटिक एनर्जी में क्या है, रोटेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी दोनों आ गया। अगला कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी, बची हुई एनर्जी कौन सी है, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास क्या टोटल इसका जो हैमिल्टोनियन होगा, किसके लिए कह सकते हैं हम, इसके हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम के लिए। अब ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा टोटल एनर्जी के बराबर, तो किसके बराबर होगा, E/R के बराबर होगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास ये बनता है टोटल हैमिल्टोनियन एक हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम के लिए। ये आपको दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे जो टर्म आती है क्या आती है, L²/2mr²। ये टर्म कहाँ से आई है, ये टर्म स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हमने लिखा r, थीटा, फाई के अंदर। थीटा वाली टर्म और फाई वाली एलिमिनेट इसलिए होगी क्योंकि उसको एंगुलर मोमेंटम में हमने मर्ज कर लिया है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो सॉल्यूशन जो है, अब मान लीजिए आप इस पर साई ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो वेव इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, यहाँ साई ऑपरेट हो जाएगा, यहाँ साई ऑपरेट हो जाएगा और यहाँ साई ऑपरेट हो जाएगा। तो ये जो साई होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर आएंगे यहाँ पे। इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो किसमें होंगे, पोलोनोमियल्स, जो सीरीज सॉल्यूशन आपने पढ़े, है ना, इस पर जो स्पेशल फंक्शन के लिए आपने सीरीज सॉल्यूशन पढ़े होंगे मैथ्स के अंदर, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पे लीजेंडर पोलोनोमियल, बेसल पोलोनोमियल, इस तरह की चीज़ें पढ़ी है ना, आपको याद है। ठीक है, जब उन पोलोनोमियल को सोल्व करते हैं, इसमें कौन सा यूज होगा, इसमें जो लीजेंडर पोलोनोमियल है उससे हम इसको सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के बाद फाइनल जो आंसर इसका मिलता है मैं वो लिख देता हूँ आपके पास। और 2 पेज के सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन पे मैं नहीं जा रहा। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर भी जो है आपके पास इम्पोर्टेंट है कि
सॉल्यूशन जो है इसका साई ये रहा, ठीक है। तो इसका जब सॉल्यूशन हम करते हैं 2 पेज का और फाइनली हम साई फाइंड आउट करते हैं, जब 3 क्वांटम नंबर आते हैं, 3 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, एक तो n, l और m पे, ठीक है। अगला जो है चौथा वो कौन सा होता है, स्पिन वाला होता है। वो स्पिन वाले को जो है वो तो क्योंकि एक स्टेट है, एक सब ऑर्बिट है, तो उसके अंदर 2 स्टेट अप और डाउन के इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये क्वांटम नंबर मिलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथाइल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस तरह से आपको क्वांटम नंबर मिल जाते हैं। और इसका जब सॉल्यूशन करते हो तो आपको पता है ई जो मिलता है वो तो आपको वही मिलेगा, -13.6/n²। हाइड्रोजन एटम के लिए बता रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फिक्स है, जो हमने बोर एटॉमिक मॉडल से फाइंड आउट किया था, वही टोटल एनर्जी का आपको मिल जाता है। अब इसके अंदर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, तो साई को जब हम डिनोट करते हैं तो उसको n, l और m से डिनोट करते हैं, ठीक है। साई जो होता है, कोई भी स्टेट है इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं n, l और m से। ये मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि जब आप इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन को जब हम ऑर्बिट में डालते हैं, यानी 1s2 लिखते हैं, फिर 2s2 लिखते हैं, फिर 2p6 ऐसा चलता है ना अपना उसमें, है ना। तो उसके अंदर 1s1 है, तो इसका मतलब क्या है, 1s1 के लिए ये हम डिफाइन करते हैं, n = 1 है, s में इसका मतलब l = 0 है, m वो वाला है तो इसका मतलब 0 है, ठीक है। s के लिए मैंने आपको लिखा रखे है ना, spdf के लिए m l निकाला है ना, spdf कितना होता है 0, 1, 2 और 3, ठीक है। आगे अगर GS पे चलेंगे तो 4, 3 आगे चलता रहता है वो ना, इस तरह से। तो ये क्या है आपके पास L की वैल्यू, इस L की वैल्यू के रेस्पेक्ट में क्या होगा, M की वैल्यू। M की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, एंगुलर मोमेंटम वाले में हमने देखा था -L से लेके +L तक इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को एक क्वांटम स्टेट से दर्शाते हैं, और वो क्वांटम स्टेट कौन सी होगी, साई n l। अब इसकी मिनिमम स्टेट क्या हो सकती है, मुझे क्या दिमाग में रखना है, मिनिमम क्या होगा। मिनिमम का मतलब इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी, तो ग्राउंड स्टेट क्या हो सकता है, n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। तो n = अगर ग्राउंड स्टेट की बात करो तो इसका मतलब क्या है, n = 1 है ना। तो n = 1 और ये l कितना हो सकता है, मिनिमम l हो सकता है s के लिए, s के लिए कितना हो सकता है 0। अगर ये 0 तो इसका मतलब m भी कितना होगा 0। तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट क्या हुई, ग्राउंड स्टेट होगी ये 1, 0, 0। और ये ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगी। तो ये होती है A0 3/2, है ना। हाँ ठीक है, यही वैल्यू मिलती है, एक सेकंड इसको रोक लेते हैं। पाई 1/2 है, अच्छा ये यहाँ पे है ना, ये 1/2 और ये 3, ठीक है। और देन उसके बाद में एक्सपोनेंशियल के अंदर चलता है -r/a0, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में क्या चलता है, -r/a0। तो ये जो है आपको दिमाग में रखनी है, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो इसके लिए क्या आती है, ग्राउंड स्टेट आती है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है ना, इसके साथ साथ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ठीक है। वो मैं भी लिखूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इलेक्ट्रॉन 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हर एक जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी। अब वो कितनी कहाँ होगी, कितनी क्या नहीं होती, वो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये बस लिखना है और याद करना है और कुछ नहीं करना है, इसके अंदर ज़्यादा सोचने समझने की आपको ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। जब अगर हम नेट की जब तैयारी करेंगे तो ये सारी चीज़ें डेरिवेटिव, हम डेरिवेशन करेंगे इनका अच्छे से, ठीक है। अभी आपको डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के अंदर हम देखें, अच्छा कुछ चीज़ें हैं कि प्रोबेबिलिटी वाली बात हम करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वाली बात करते हैं तो आप सबसे इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ये मैंने एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखा है। और ये क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन के, आपको पूछेंगे इलेक्ट्रॉन के 0 to A0। अच्छा A0 क्या है, A0 है ये बोर रेडियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, बोर रेडियस। बोर रेडियस कौन सी, 0.529 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या है, बोर रेडियस, जिसको हम A0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 0 से A0 तक पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। किसमें, इलेक्ट्रॉन के 0 से A0 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किसके लिए है, ग्राउंड स्टेट के लिए,
ठीक है। तो एक तो या तो आप इसको क्या करिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन करिए। किसका सॉल्यूशन करिए, आप जो भी मैंने साई 100 लिखा है उसका स्क्वायर करिए, उसका इंटीग्रल सोल्व करिए, 0 से a0 तक जाइए। अब जब वो सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा उसके अंदर आपको जो है ये जो अपने कौन सी होती है गामा फंक्शन वगैरह जो है ना, बीटा गामा फंक्शन आपने पढ़ा, उन गामा फंक्शन से उस इंटीग्रल को सोल्व करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने कहा अपन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसमें, सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं तो याद करनी है। तो ये दिमाग में रखना है कि प्रोबेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसको भी छोड़िए, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। अब फर्स्ट नंबर में क्या है कि 0 to a0 के बीच में अगर बात, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो होगी 32%। कितनी होगी, 32%। सेकेंड, a0 से लेके इनफाइनाइट तक देखें तो कितनी होगी, तो बाकी बची हुई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो 68%। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्टली, और जो आपके पिछली बार जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ था ना, इस बार का नहीं, उससे पिछली वाला जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम था उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। ठीक है, तो अब जो है आपके पास इसमें भी पूछे जाने की संभावना किसमें, ये आएगा आपके एमएससी वाले जो 10 क्वेश्चन है ना, वो जो मैं लिखवा रहा हूँ उसके अंदर आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी आ गई कि 0 से a0 के बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, वो हो गई 32% इलेक्ट्रॉन के, और a0 टू जो आपके इनफाइनाइट है उसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बची हुई, यानी कि 18% जो है वो बची हुई हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात कर लेते हैं, एक दो एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख लेते हैं ना, आगे चलिए इसमें। अब आते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी निकालेंगे, सबसे पहले आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, तो आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की वो कितनी होगी, आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी 3/2 a0। कितनी होगी, 3/2 a0 होगी। ठीक है, आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर की होगी 3 a0। कितनी होगी, 3 a0 स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या, चलिए नेक्स्ट पूछा जा सकता है 1/r की। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, 1/r की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 1/a0 हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कि पोटेंशियल एनर्जी की कितनी होगी, तो -e²/4πε0 a0। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, इसके लिए। फिर उसके बाद में एक चीज़ और पूछी जा सकती है आपको, और वो कौन सी होगी, तो एनर्जी की पूछी जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये तो हो गया शायद इसमें। ठीक है, तो मेनली आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो रटने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से तो आपको ये देखो याद करना पड़ेगा, लेकिन इसकी बात मैं करूँगा पोटेंशियल एनर्जी की, तो क्या होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q1 Q2/r²। इलेक्ट्रॉन के लिए ई मान लीजिए, दोनों तरफ हाइड्रोजन के लिए क्या है, दोनों पे चार्ज कितना ई, तो कितना हुआ, K की वैल्यू 1/4πε0। ये वैल्यू कितनी होगी, Q/Q यानी कि E/E², और डिवाइड में कितना आएगा 1/a, क्योंकि पहले ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, a0 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्यूशन कर दिया। ठीक है, तो हो गया हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है और कुछ आपको हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है। मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लिखवानी चाहिए। हाँ, 30% हो गया, और 32%, 68% वाला भी आ गया, ये हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें कवर होंगी इसके अंदर। तो जो हमारा मास्टर डिग्री वाला पोर्शन था एमएससी वाला, उसके अंदर हम लोग जो है हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम जो था वो कर चुके थे। अब इसके बाद में अप्रोक्सीमेशन मेथड के और कुछ जो ऐसे कुछ फॉर्मूले जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाएंगे। ठीक है, हालांकि उनके डेरिवेशंस पे, उनके न्यूमेरिकल पे हम नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं नेट के एग्जाम की, तो ज़रूर हम लोग बटन मेसन थ्योरी है, ठीक है, स्कैटरिंग है, बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन वगैरह जो है उनके ऊपर, और केजी इक्वेशन, डिराक इक्वेशन, इन सब पे पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली मैं आपको उनके सिर्फ फॉर्मूले लिखवाऊंगा। ठीक है, और फॉर्मूले को आपको जो है याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, जो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे उनमें से, है ना। चलिए, तो हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है पर्टर्बेशन थ्योरी का। ठीक है, तो अगला है हमारे पास और पर्टर्बेशन में भी हम कौन सी ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं हम टाइम इंडिपेंडेंट। कौन सी है, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट पर नहीं जा रहे। तो टाइम इंडिपेंडेंट जो पर्टर्बेशन थ्योरी है, उस पर्टर्बेशन थ्योरी का मतलब क्या है, देखिए अगर आप
हालांकि थोड़ा सा नॉलेज की बात कर लेते हैं। परटर्बेशन का मतलब क्या है, जितने भी अपने इससे पहले आप जब आप यूजी में या इससे पहले जो भी आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है सिस्टम पढ़ रहे हैं, चाहे पोटेंशियल वेल है, चाहे रेक्टेंगुलर पोटेंशियल है, ठीक है, या पोटेंशियल बॉक्स है, 3 डायमेंशनल पोटेंशियल, तो इन सारे के सारे केस में क्या है, बहुत सिंपल सा पोटेंशियल होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो हमारे डेली टू डे लाइफ के अंदर जो पोटेंशियल है, वो नॉर्मल पोटेंशियल जो है हम जितना सिंपल पढ़ते हैं उतना होता नहीं है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड पोटेंशियल होता है। तो इस परटर्बेशन थ्योरी का यूज़ कब करते हैं, इस परटर्बेशन थ्योरी का यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास कोई पोटेंशियल जो आपका स्क्वायर वेल पोटेंशियल जो सिंपल पोटेंशियल है उसके अंदर जो कुछ एक स्पाइक सा कुछ मतलब हल्का सा अगर कुछ चेंजेस हम करते हैं, ठीक है, क्या होना चाहिए उस जो हमारा जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल में हल्का सा ना कि बहुत स्लाइड चेंजेस अगर होता है तो हम इस थ्योरी का यूज़ करके और इसके लिए वेव फंक्शन और जो है हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी आइगन वैल्यू और जो फाइंड आउट करते हैं उसके अंदर वैल्यू आपको जो आने वाली उसकी या फॉर्मूला जो आने वाला है वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। एनर्जी आइगन वैल्यू के मैं 2 फॉर्मूले लिखूंगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकंड ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर जो करेक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के अंदर जो एनर्जी आपको मिलेगी इसे ई डैश से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, ई डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। कौन सी स्टेट के लिए, nth स्टेट के लिए, तो वो होती है ठीक है। ये जो है ये हमारे पास क्या होगी, आइगन वैल्यू जो है इसकी, सॉरी हाँ आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी आइगन वैल्यू ये हो जाएगी। और अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो वेव फंक्शन जो होगा वो वेव फंक्शन होगा समीशन n इक्वल टू m, ठीक है, फाई m w साई n, ठीक है। देन उसके बाद में e 0n माइनस e 0m और यहाँ आपके पास होगा, ठीक है। ये क्या होगी आपके पास, ये होगी एनर्जी आइगन, सॉरी m बाद में m आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये है आपके पास साई का मतलब क्या है, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर, देखो ओनली फाई और ये क्या आइगन वैल्यू जो आपकी किसमें थी, जो आपकी एक सिंपल पोटेंशियल जो हम लेते हैं उसके लिए, जो आपका स्पेशल जो आपके पास क्या कह सकते हैं कि आइडियल जो केस था उस आइडियल केस के लिए आइगन वैल्यू ये हो गई, आइगन फंक्शन ये हो गए। और देन उसके बाद में जब हमने स्लाइटली इसको क्या किया, उसमें कोई वेरिएशन किया है ना, उसके बाद जो नया सिस्टम बनता है उस सिस्टम के लिए जो है उसका ये W का दे रखा है ऑलरेडी, इसके अंदर W की जो वैल्यू है वो आपको गिवन हो, W फॉर्मूले में दे रखा है ना, तो उसके अंदर वो जो स्लाइटली हम चेंजेस करते हैं वो आपकी W वो मैट्रिक्स फॉर्म में होगा मेनली, क्योंकि हम किस में लिख रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, तो क्या होगा मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। ये W वो करेक्शन है जो आपका हैमिल्टोनियन है, उस हैमिल्टोनियन में जो करेक्शन है वो क्या है, W से डिनोट करते हैं। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ये आपके मैक्सिमम यानी कि इस स्टैंडर्ड से आगे नहीं जाएंगे, ये मैं वो स्टैंडर्ड लिखवा रहा हूँ कि इससे आगे कोई आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो आपके फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से हो सकता है वो वाला केस है, ठीक है। ये हो गया, अच्छा ये नॉट इक्वल टू है ना, तो ये वाला केस आपके पास हो गया। नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर में मैं साइन नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ जो अपने पास एनर्जी आइगन वैल्यू है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन होगा वो क्या होगा, तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो है वो आपके पास मिलेगा कि समीशन n इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू m, ठीक है। देन उसके बाद में यही फाई m w फाई n डिवाइडेड बाय, अच्छा इसका मोड का स्क्वायर है क्योंकि हमें क्या चाहिए, आइगन वैल्यू चाहिए, तो आइगन वैल्यू में मोड का स्क्वायर। देन उसके बाद में e 0n माइनस e, ये 0 क्यों लिख रहा हूँ, इस नोट का मतलब है, देखो ये करेक्शन है ऑर्डर में, और ये नोट का मतलब क्या है, ये है कि जो आपकी एक्चुअल आइगन वैल्यू जो आपके आइडियल जो केस है उस आइडियल केस की एक्चुअल आइगन वैल्यू n स्टेट और m स्टेट में क्या है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं आपको परटर्बेशन थ्योरी में ये दोनों फॉर्मूले याद रखते हैं, ठीक है। मेनली चांसेस
आइगन वैल्यू के ज़्यादा है पूछने के, ठीक है, आइगन वैल्यू जो है उसके पूछने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन मान लीजिए एक ये भी दिमाग में रख लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो करेक्शन करते हैं, फर्स्ट लिखने का मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड लिखने का मतलब सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के एनर्जी आइगन वैल्यू और फर्स्ट ऑर्डर का जो है आपके पास साई यानी कि जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा, वो आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया परटर्बेशन थ्योरी से। इसके अलावा WKB मेथड भी है और भी मेथड है, पर वो सारे में नहीं लिखवा रहा अभी आपके पास, वेरिएशन मेथड है, वो सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, बस मेनली आप इसको दिमाग में रखिए परटर्बेशन थ्योरी में। अप्रोक्सीमेशन जो मेथड है आपसे उसकी बात हम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है स्केटरिंग में। अब मैं जो जितने भी फॉर्मूला लिखा रहा हूँ ये पूरे के पूरे चैप्टर हैं, है ना, इसमें पूरे के पूरे चैप्टर, लेकिन उस चैप्टर में से फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो स्केटरिंग की बात करते हैं, उसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है। स्केटरिंग का मतलब क्या, स्केटरिंग का मतलब यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल स्केटरिंग की बात हम करें, क्लासिकल स्केटरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल स्केटरिंग का मतलब है कि अगर आप एक एटम से या एटम के ऊपर कोई भी पार्टिकल्स को आप क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, अल्फा पार्टिकल की स्केटरिंग कराते हैं, ठीक है। उस पर आप मान लीजिए कि कोई दूसरा न्यूक्लियस की स्केटरिंग, न्यूक्लियस जो है आपके पास प्रोटॉन वगैरह इनकी स्केटरिंग कराते हैं या न्यूट्रॉन की स्केटरिंग कराते हैं, तो उस स्केटरिंग के अंदर जो है दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन और एक होता है टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उससे हम ये फाइंड आउट, उसके जो है नेचर के बारे में जो है वो फाइंड आउट करते हैं, उस सिस्टम के बारे में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं इसमें। तो पहला क्या है, तो पहला है डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये शायद फर्स्ट ग्रेड की जो पिछला एग्जाम हुआ था, जस्ट पिछला वाला, उसके अंदर ये फॉर्मूला पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या था, इसको हम देते हैं डी थीटा से, इसको डिनोट किससे करते हैं, डी थीटा से इसको डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बी अपॉन साइन थीटा डी बी अपॉन डी थीटा, ठीक है। ये इसकी जो है वैल्यू होती है ना। ये क्या है हमारे पास, ये है डिफरेंशियल, देखो दिमाग में रखना क्या है, डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और आती है, इसको भी एक डिनोट करते हैं, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। तो आपके एग्जाम में जो दिया गया था वो क्या दिया गया, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड दिया गया था, ठीक है। तो एक यहाँ पे लिख लीजिए पहले, ये है स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। अब स्केटरिंग एम्पलीट्यूड जो होता है उसे ये इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। स्केटरिंग एम्पलीट्यूड जो है, सॉरी एफ से, एफ से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं इसको, एफ थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें रिलेशन, तो आपको क्या हुआ था, इसकी कोई एक वैल्यू दी गई थी, इसकी वैल्यू जो है फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैं वो आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, जब हम पेपर सोल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन को मैं जरूर लूंगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसकी वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दे रखी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या करना था, ये फाइंड आउट करना कि डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या था। अब इसकी वैल्यू आपको कोई फंक्शन देंगे, क्या देंगे, कोई फंक्शन देंगे, कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, किसी भी बी का फंक्शन होगा, मेनली किसका फंक्शन होगा, बी का या थीटा का फंक्शन हो सकता है ना। बी ऑलरेडी किसका फंक्शन होगा, थीटा का फंक्शन होगा। तो वो थीटा का फंक्शन अगर है, उससे आपको ये फाइंड आउट करना, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इन दोनों में रिलेशन है आपस में, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन है कि जो डी थीटा होता है उसका आप क्या करिए, सिंपली मोड लेके और स्क्वायर करके, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, ठीक है। ये फंक्शन किस में आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ सकता है, तो उसका मोड का स्क्वायर हमें लेना है। ये जो है इंपॉर्टेंट लगा लेना आप लोग। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटा सा पूछा जा सकता है और पूछा गया है, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये वाला रिलेशन इन दोनों में होता है। करना कुछ नहीं था उस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का मोड निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि क्या करो, उसका मापांक यानी कि एम्पलीट्यूड निकाल दो, ठीक है। चलिए अब अगला है पार्शियल, ठीक है, ये दोनों आगे, हाँ टोटल है ना, टोटल डिफरेंशियल। अगला है कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, है ना। अब टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसे डिनोट करते हैं हम किससे, सिग्मा से, है ना। इसे किससे करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा थीटा डी टू, ठीक है। ये भी आप दिमाग में रखेंगे। और ये जो सिग्मा थीटा होता है ये क्या होता है, इसको अगर आगे आप करते हो तो ये होता है डी थीटा और साइन थीटा और डी टू,
डी थीटा साइन थीटा और डी टो। अच्छा टो में इसमें क्योंकि हमने थीटा इंक्लूड कर लिया तो ये थीटा के यानी कि कौन से हो रहे हैं, सिर्फ आपके जो अगर आप पूरे स्पेस की बात करते हैं तो दो ही एंगल होते हैं उस स्पेस के अंदर, ठीक है। एक तो जेड एक्सिस से जो एंगल बनता है उसे थीटा, और दूसरा जो आपके एक्स वाई प्लेन में बनता है वो कौन सा बनता है, फाई एंगल, है ना। मैंने आपको जब आपको 3 डायमेंशन पढ़ाया था तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाए थे, है ना। कब, जब आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी स्टार्ट की थी तो पहला ही जो चैप्टर था मैंने आपके स्फेरिकल सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखा था। आप वहाँ जाके देख लेना कि जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो जो होल स्पेस है आपका, ठीक है, वो स्पेस में क्या होगा, वो स्पेस जो है उसको जब आप पूरा अगर करना चाहते हैं, है ना, उसको लेना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, थीटा जो होगा वो क्या होगा 0 से लेके पाई तक जाता है और जो आपका फाई है वो 0 से 2 पाई तक जाता है। तो दो एंगल बनते हैं रोटेशन के लिए, तो ये होता है डी थीटा और डी फाई। इसमें पूरा स्पेस है वो कवर हो जाता है, ठीक है, पूरा स्पेस क्या होगा इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो टोटल क्रॉस सेक्शनल का जो है पूछा जा सकता है तो ये आपके टोटल क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, कुल मिला के जो है स्कैटरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बस इससे बाहर कोई आपका क्वेश्चन स्कैटरिंग से रिलेटेड नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए मैं सारे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ एक करके जो आपके एग्जाम में आएंगे, और ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम आप छोड़ के आते हो, लेकिन इसका आंसर क्या है, सिर्फ देखते ही आंसर लगा। वो 10 क्वेश्चन जो एमएससी वाले आपके आएंगे मास्टर डिग्री वाले, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जैसे ही आप उसका ऑप्शन देखोगे अगर आपने पढ़ रखा है तो क्या होगा, सीधा सीधा ऑप्शन टिक करना है, मतलब उसमें आधा मिनट भी नहीं लगना आपको, ठीक है। चलिए अगला है स्कैटरिंग के बाद इसी में पार्शियल वेव एनालिसिस। मतलब स्कैटरिंग के अंदर हम जो है पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो सब निकाल देते हैं कि पार्शियल वेव अगर वेव मान के उसको पार्शियल वेव मान के उसको जो सॉल्यूशन करते हैं तो जो आपका टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो कितना आता है, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल वेव एनालिसिस, है ना, एनालिसिस लिख लेना आप लोग। तो पार्शियल वेव एनालिसिस में क्या आएगा, टोटल क्रॉस सेक्शन जो आता है 4 अच्छा ये पार्शियल वाला जो है ना ये मैक्सिमम एग्जाम में आप देखिए कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके चांसेस ज़्यादा है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से भी ज़्यादा क्या है, पार्शियल वेव के ज़्यादा चांसेस है ना। तो 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, देन उसके बाद में समीशन L इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट 2L प्लस 1 और साइन ये आता है डेल एल, ठीक है, डेल एल स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको दिमाग में रखना है किसके लिए, पार्शियल वेव एनालिसिस के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, नींदों में भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला हर एग्जाम के अंदर मैंने देखा है कि आपके फर्स्ट ग्रेड वाले में आया ही आया है, करीब करीब देख लीजिए आप उठा के, ठीक है, पेपर। और उसके अलावा भी जो भी एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें आपके एमएससी का पोर्शन कोर्स में होता है वहाँ ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया किससे, जो आपकी जो भी अप्रोक्सीमेशन मेथड थे जिनसे हम सिस्टम के बारे में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में। देन उसके बाद में हम चलते हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स कौन सी थी, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स थी यहाँ तक। देखिए जैसे आप क्लासिकल में पढ़ते हैं तो क्लासिकल में भी क्या था, जो आपके नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल है जिसमें अपन न्यूटन लॉ से सॉल्व करते हैं इक्वेशन, उसके बाद में किस में जाते हैं, जब आपके पास स्पीड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होती है तो हम किस में चल जाते हैं, हम लोग चल जाते हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स में। सिमिलरली यहाँ आएंगे तो क्या होगा, ये जो अभी इससे पहले हमने जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है कौन सी थी, ये थी आपकी नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अंदर जो पार्टिकल का मोशन है, ठीक है, वो क्या है, लाइट की जो है कंपेरेबल में बहुत कम है, लाइट की जो वेलोसिटी उसके कंपेरेबल में बहुत कम है, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अलग जो है इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली इक्वेशन जो आती है वो आती है केजी इक्वेशन, ठीक है, फुल फॉर्म है क्लिंग गॉर्डन इक्वेशन, ठीक है, क्या है, क्लिंग गॉर्डन इक्वेशन, ठीक है। तो क्लिंग गॉर्डन इक्वेशन जो है यानी केजी इक्वेशन है वो क्या होती है वो लिख दीजिए आप इसके अंदर। जब भी कोई पार्टिकल जो है वो अगर रिलेटिविस्टिकली मूव करता है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है, डेल स्क्वायर जो आपका हैमिल्टोनियन है वो लिख रहा हूँ मैं, ये क्या है अभी जो लिख रहा हूँ वो हैमिल्टोनियन है, ठीक है, डेल स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी स्क्वायर, ये आपका साइन, देन इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साइन। ये m क्या है, m रेस्ट मास है, दिमाग में रखना, ठीक है, ये क्या है आपके पास रेस्ट मास है इसका इस वाले केस में, ठीक है। तो ये होती है क्लिंग गॉर्डन इक्वेशन, ये आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें c भी इंक्लूडेड है, जो आपका हैमिल्टोनियन है उस हैमिल्टोनियन में क्या है
सी भी इंक्लूडेड है, उस नॉर्मल हैमिल्टोनियन में क्या हो रहा था, जो आपके पास मोमेंटम में था तो डेल स्क्वायर आ रहा था, ठीक है, ये टर्म नहीं आ रही थी। अब इसमें टाइम डिपेंडेंट वाली टर्म भी आ रही है, उसमें सी भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या है, ये रिलेटिविस्टिक वाला जो केस है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी सी के कंपेरेबल में है, ठीक है। इसी को अब जो है, ये तो वेव इक्वेशन होगी, इसी के लिए एक डिराक ने इक्वेशन और दी थी, जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है उसी के अंदर एक डिराक ने इक्वेशन और दी थी। और डिराक इक्वेशन क्या थी, वो वापस जो हमारे पाउली मैट्रिसेस वगैरह पड़ी थी उनको यूज करके स्पिन का कंसेप्ट जो सबसे पहले लाए थे वो डिराक लाए थे, और नेगेटिव एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो भी कौन लाए थे, डिराक ही लाए थे उसमें, ठीक है। लेकिन वो हो नहीं सकती है ना, जो पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल जो निकलेगा उसका भी जो किसने किया था, ये भी जो है इस डिराक की इक्वेशन है, इससे आएगा। थ्योरेटिकली बहुत लंबा है ये प्रोसेस, डिराक की इक्वेशन को समझने तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाके समझना पड़ता है इसको, डिराक जो आपके पास इक्वेशन है उसको, लेकिन हमारे पास सिर्फ फॉर्मूले पे बेस करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस है वो क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं, ठीक है। जब अगर आप मार्क्स डिग्री अच्छे से पढ़ी है तो आप उसमें देखेंगे डिराक इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का कंसेप्ट आता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि आपके पास पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल जो निकलता है वो भी किससे आता है, इसी डिराक इक्वेशन से मिलता है, ठीक है। तो अगला है डिराक इक्वेशन, ठीक है। डिराक इक्वेशन, ये डिराक इक्वेशन में क्या होगा, इसमें है कि जो आपका हैमिल्टोनियन एच है वो होता है सी अल्फा डॉट पी, ठीक है, सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, बीटा एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास दिमाग में रखना इक्वेशन को, ये आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है। अल्फा जो होती है क्या होती है, मैट्रिक्स होती है, क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। और ये मैट्रिक्स क्या है, ये जो मैट्रिक्स होती है 4x4 की मैट्रिक्स है। कौन सी है, 4x4 की मैट्रिक्स है। और 4x4 की कैसे हुई, तो आप देखिए यहाँ आता है सिग्मा आई 0 0 और सिग्मा आई। ये सिग्मा आई का मतलब क्या है, सिग्मा आई का मतलब है आई कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, आई जो है आपके पास 1 2 और 3, आई 1 2 3 का मतलब क्या है, एक्स वाई और जेड। तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड क्या है, पाउली मैट्रिसेस, क्या है, पाउली मैट्रिसेस, अच्छा यही आता है उसमें। तो पाउली जो मैट्रिसेस हैं ये आपको मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। पाउली मैट्रिसेस की वैल्यू मैं आपको लिखा सकता हूँ, कौन सी होती है, ये होती है 2 × 2 में। जब आप 2 × 2 यहाँ लिखेंगे तो अपने यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 2 × 2 की मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 × 2 की, ये आगे 0 और बढ़ेगा तो कुल मिला के क्या बन जाएगी, 4 × 4 की मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास, ठीक है। एक्स वाई जेड, और एक जो है 4 × 4 का मतलब 4 डायमेंशनल वर्ड की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पे टाइम को भी हमने क्या किया, इंक्लूड किया है उसके अंदर। क्योंकि आप देखिए जब भी आप रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे एक्स वाई जेड और दूसरी चौथी जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपके पास टाइम की, है ना। तो 4 जो कोऑर्डिनेट है वहाँ होते हैं, उसी हिसाब से 4 × 4 की क्या बनेगी आपके पास, मैट्रिसेस बनेगी। सिमिलरली जो बीटा है, वो बीटा जो है वो आपके पास वो डिनोट करते हैं आई 0 और 0 और आई, ठीक है, आई 0 और 0 माइनस आई, सॉरी ये वाला जो है वो क्या है, माइनस आई। तो ये क्या होती है आपके पास, ये भी 4 × 4 क्योंकि आई कौन सी, आई है 2 × 2 की मैट्रिक्स। तो 2 × 2 की मैट्रिक्स से रखेंगे तो कुल मिला के जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी आपको, 4 × 4 के अंदर बनेगी। और किस में बनेगी, मैट्रिक्स फॉर्म में जो है आपके पास इक्वेशन बनेगी। तो इसके सॉल्यूशन आइगन वैल्यू और आइगन जो फंक्शन है वो हम इससे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। एक और मैं रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन लिखना चाहूँगा चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है। किसके लिए, चार्ज पार्टिकल के लिए जो है हैमिल्टोनियन क्या होगा उसकी बात करते हैं। हैमिल्टोनियन फॉर है चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन क्या होगा वो देखते हैं ना। तो चार्ज पार्टिकल में नॉर्मली क्या होता है, हम जब हैमिल्टोनियन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हम जब हैमिल्टोनियन लिखते हैं p²/2m, भाई काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, p²/2m। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल है आपके पास, और वो भी कौन सा रिलेटिविस्टिक, अगर वो चार्ज पार्टिकल है उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, या ओनली चार्ज पार्टिकल की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर मोमेंटम की एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, ठीक है, जो किस पर डिपेंड करेगी। जब मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ाया था तो वहाँ पे 2 तरह के पोटेंशियल थे, एक बी और एक ए।
स्केलर, ये था स्केलर पोटेंशियल और ये क्या था, वेक्टर पोटेंशियल। तो वेक्टर पोटेंशियल जो है वो किससे रिलेटेड है, वो आपके मोमेंटम से रिलेटेड होता है। किस तरह से, तो वो आप देखिए कि ये होता है P माइनस क्यू ए अपॉन सी। तो टोटल मोमेंटम क्या हुआ, ओनली पार्टिकल है, जब चार्ज पार्टिकल नहीं तो पी स्क्वायर मोमेंटम, पी स्क्वायर बाई 2m, है ना, या फिर इसको स्क्वायर को भी भूल जाए तो मोमेंटम क्या होगा, ओनली p होगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसका मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा टर्म आएगी, क्या आएगी, क्यू ए अपॉन सी। ठीक है, तो क्यू ए अपॉन सी की जो डायमेंशन होगी किसके बराबर होगी, मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस, ये भी रिलेटिविस्टिक वाला केस की बात है ना, क्योंकि रिलेटिविस्टिक में क्या होता है, तो एनर्जी आप लिखते हो वो क्या लिखते हो, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 टू द पावर 1/2, ये लिखते हो ना। तो यहाँ जो पी लिख रहे हैं वो पी क्या है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, लेकिन साथ में क्या रिलेटिविस्टिक भी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ क्या आएगा, एम स्क्वायर सी टू द पावर 4, तो वो ऐसे इजी आ जाएगा। तो क्या हुआ, एम स्क्वायर और सी टू द पावर 4। उसके बाद आगे देखिए और क्या हो सकता है, ठीक है, पावर 1/2, तो पावर 1/2 प्लस, क्योंकि ये पोटेंशियल ऑलरेडी है इसमें, तो ये क्या होगा, ये तो हुआ कौन सा, जो उसके मोशन की वजह से हुआ। अब क्या है, स्केलर जो पोटेंशियल होगा उसकी वजह से ना, स्केलर पोटेंशियल की वजह से क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो क्या होती है हमारे पास Q इंटू वी। ठीक है, तो दोनों पोटेंशियल इसके अंदर इंक्लूड हो गए, और ये हमारे पास क्या गया, इसका हैमिल्टोनियन आ गया। बस दिमाग में ये रखना कि जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, वो मोमेंटम जो है वो होगा P माइनस क्यू ए अपॉन सी। बस ये दिमाग में रखोगे तो आपके सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हो गया। चलिए, तो मेरे तरफ से तो जो है क्वांटम मैकेनिक्स आपकी अभी जो है इस फॉर्मूले के साथ ही खत्म होती है। ठीक है, हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत वाइड है और भी आगे हम जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के अकॉर्डिंग इससे आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जो लेवल हो सकता है आपके एग्जाम का वो मैंने आपके कवर करवा दिया। ठीक है, ये लास्ट के जो फॉर्मूले हैं ये आप जब एग्जाम में जाएँ तो उसके एक दिन पहले, अभी तो आप याद कर लेंगे जैसे जैसे, सिर्फ एग्जाम के पहले एक दिन जाए जो है, जो आप जितने भी मैंने लिखा है हर, क्योंकि मैं आपको जो भी सब्जेक्ट आपका ले रहा हूँ उसके बाद में लास्ट में ये क्वेश्चन हमेशा लेते आ रहा हूँ, तो वो जो चीज़ें हैं वो आप लास्ट में एक बार अलग से अगर आप लिखना चाहें तो अलग से लिख लेंगे इनको, और एक दिन पहले जो रिवाइज कर लेंगे एग्जाम में जाने से 2 घंटे 3 घंटे पहले एक बार सिर्फ आपको सरसरी निगाह से देख ले, क्योंकि इसको देखते आप डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ जो चेंजेस आने वाले हैं बस वो यही आने, जो मेन चेंजेस है वो कौन सा इसमें है, तो हर एक जो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है उसमें कोई ना कोई जो चेंजेस है वो क्या है, जो भी चेंजेस हो रहा है उसमें, जैसे मान लीजिए ये रिलेटिविस्टिक वाला आपको याद है एनर्जी का, तो इसमें क्या चेंजेस, क्योंकि मोमेंटम में चेंजेस हुआ। ठीक है, तो आपको मैं जब ये बोलता हूँ कि मोमेंटम में ये चेंजेस है तो वहाँ दिमाग में रखना है। बाकी तो क्योंकि सब आपको सेम मिलेगा, बाकी आप आराम से निकाल, यहाँ एम स्क्वायर और सी टू द पावर 4 ये सब में मिलेगा आपको। या हो सकता है सी टू द पावर 3 है तो इसका मतलब ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो एनर्जी हम लेते हैं काइनेटिक में, रेस्ट मास एनर्जी, वो क्या होती है, ये वाली होती है। ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कुल मिला के जो है आपका ये टॉपिक जो है क्वांटम मैकेनिक्स में यही ख़त्म कर रहा हूँ। और हालांकि हो सकता है छोटा सा वीडियो बना है अपना, है ना, 40 मिनट के आसपास का बना होगा वीडियो। ठीक है, या फिर उससे भी कम का होगा, 35 मिनट का है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास यही ख़त्म करना था इसको, क्योंकि नया जो टॉपिक है वो नए उसमें स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब जो मैं आपके वेव एंड ऑसिलेशन पहले स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि वेव एंड ऑसिलेशन को मैं 2-3 वीडियो में कंप्लीट करा दूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है नहीं। एक उसमें भी फॉर्मूला बेस्ड है भाई, जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो जरूर न्यूमेरिकल बेस्ड है, लेकिन उसके बाद में जो भी आपका ये है अपने उसके बाद कपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन और ड्राइव हार्मोनिक ऑसिलेशन, ये सारा का सारा जो पोर्शन है, और उसके बाद में जो भी सेबिन का फॉर्मूला आएगा, और उसके साथ में जो साउंड वेव्स वगैरह वो आएंगी। तो मोटा मोटा मिला के आपके 4 या 5 वीडियो लास्ट आएंगे, तो मैं उसको इस वीक में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, मतलब करेंगे थी अब। और अब मैं आज से जो है रेगुलर वीडियो आपकी फिर से चढ़ाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी तक मेरा थोड़ा सा एग्जाम वगैरह का काम आ गया था, इसलिए मैं नहीं चढ़ा पाया था। ठीक है, तो अब उस काम से फ्री हो गया हूँ मैं, तो अब मैं आपके रेगुलर वीडियो जो है वो चढ़ाता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि जुलाई तक आपका मैक्सिमम पोर्शन खत्म करने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपके मेन जो है ये अभी हो जाएगा। ऑप्टिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे 10-12 वीडियो बनाने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा बन सकते हैं। और उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स में 5 से 7 वीडियो में हमारे खत्म हो जाएगी, तो मोटा मोटा पोर्शन ये खत्म हो जाएगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स 4-5 वीडियो का है, और उसके बाद में जो है न्यूक्लियर फिजिक्स 2-3 वीडियो का है, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो कुल मिला के आपके 50 के आसपास वीडियो बनेंगे। तो मैं 50 के आसपास वीडियो जो 15 अगस्त तक आपको फ्री कर दूंगा, और उसके बाद हम लोग जो है आगे
हो सकता है बीच में मुझे कहीं जाना पड़े, 15 का 20 अगस्त मान लो। देन उसके बाद में हम रोज़ का एक जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सोल्व बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना, वो वीडियो स्टार्ट कर देंगे। तो उसके अंदर जो है आपको मैं साथ में ये भी बताता रहूँगा कि जो क्वेश्चन उठाया इसका आपको लिंक कहाँ मिलेगा, मतलब कि इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कहाँ मिलेगा, तो वो वीडियो का मैं आपको लिख दूंगा भाई, वीडियो नंबर इसके अंदर ये मिलेगा। तो आपको जैसे ही मान लीजिए समझ में नहीं आए तो आप वहाँ जाके उसको कंसेप्ट समझ सकते हैं। देन उसके बाद इस वीडियो से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसके साथ मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम घर पे करने के लिए भी दूंगा, ठीक है। लास्ट में जब हमारा वीडियो खत्म होगा, जब ये खत्म होने के बाद में, है ना, इसमें तो नहीं, जब भी हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद में, तो फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम नहीं होगी आपसे वो मुझे कमेंट करके या फिर आप मेल करके या व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं, वो मैं आपके बाद में सॉल्यूशन कर दूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।